स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नवंबर 2022 फिजिक्स का पेपर यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फर्स्ट है ए इज सेम एट एवरी पॉइंट, सेकंड है डिक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर एंड नन ऑफ द अबव। देखिए जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, पोल के ऊपर मैक्सिमम होती है और इक्वेटर की तरफ जैसे जैसे आएंगे, क्योंकि आर की रेडियस की वैल्यू बढ़ती है, रेडियस बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। पोइज इज़ द यूनिट ऑफ पोइज, जो विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है डेका पोइज, और मेनली कह लें हम पोइज तो वो विस्कोसिटी की यूनिट होगी। थर्ड क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ के ऊपर यंग मॉडुलस डिपेंड कर सकता है। देखिए वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है जो कि उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये एक्सप्रेस करता है। इफ़ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। तो देखिए ये कह रहा है कि उसकी रेडियस हाफ हो जाए, मास जो इसने कहा वो सेम रहेगा यहाँ पे, और रेडियस सिर्फ हाफ होती है, तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज gm/r², और यहाँ पे r की जगह पे बाई 2 हो जाएगा, तो ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टाइम हो जाता है उसका, क्योंकि r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा gm/r², और इसके बाई 4 एंड जो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाता है जी, तो यहाँ पे 4g हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे हम हाइट की बात करें या चाहे डेप्थ की बात करें, तो वो डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे डिक्रीजेज आ जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी। तो देखिए हम फोर्स की बात करते हैं, तो हमें पता है जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू gm/r²। तो यहाँ से g की वैल्यू कैलकुलेट हम करें तो g विल बी इक्वल टू f/r² डिवाइड बाई mm। तो f के लिए डायमेंशनल फार्मूला बनाएं तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास m1l1t-2, एंड जो r है उसके लिए l2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास m2। तो ये बन जाएगा इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग करें तो m-1l3t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला m-1l3t-2। नेक्स्ट है टॉर। टोर एंड 1 mm ऑफ एच जी के इक्वल होता है टोर, और ये लगभग सेम वैल्यू जाती है। काफ़ी सारी डिजिट्स के बाद ये जाके थोड़ा सा चेंज होता है, यानी कि पॉइंट 6th और 7th पोजीशन के ऊपर, दैट्स वाई वी जनरली यूज विद 1। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। किस स्केल के ऊपर जाके, किस टेम्परेचर के ऊपर जाके इनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएंगी। तो देखिए उसका हम कैलकुलेट करते हैं, तरीका है सिंपल सा। हमें पता है जो फारेनहाइट स्केल होती है दैट इज़ f, दैट इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई 9/5, और इसमें आता है +32। इस तरीके से सेल्सियस से हम फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अब ये कह रहा है वो दोनों सेम हो जाए, मीन्स f की वैल्यू c हो जाए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं c हो गया, तो c मल्टीप्लाइड बाई 9/5 एंड +32, यहाँ पे और सोल्व करते हैं इसी को थोड़ा सा, दिस विल गिव एंड c माइनस c 9/5, ये c 9/5 c सेल्सियस है, ये ध्यान रखें, इज इक्वल टू 32। यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी -4/5c एंड इज इक्वल टू 32। इसको रीएडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, देन यहाँ पे c आ जाएगा हमारे पास -32 5/4 8, then c is equal to -40. So the right answer for this question is -40। तो -40 के ऊपर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल दोनों सेम हो जाएंगे। आप सेम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी फारेनहाइट के केस में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने फारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस यूज़ किया है, आप सेल्सियस की जगह पे फारेनहाइट भी यूज़ कर सकते हो, तो रिजल्ट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है,
जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो। सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। जो 11th क्वेश्चन है वो कहता है कि स्टेट द फैक्टर्स एट विच एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स। किसके ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की डिपेंड करती है। देखिए एफिशिएंसी की बात करें तो इसका फार्मूला है 1 - T2/T1, वेयर T2 एंड T1 आर द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 सोर्स के लिए, एंड जो T2 है वो हम सिंक के लिए करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इन एन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखिए टाइम पीरियड के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज 2π√L/g। यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर ले रखी है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर। और जो नेक्स्ट यहाँ पे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो G को 10 ले लेंगे उस केस में। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो 2π√0.5/10 ये आ जाता है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नियरली इक्वल टू 1.38 सेकेंड। तो ये आता है। अब यहाँ पे ये तो इसने सिर्फ टाइम पीरियड पूछा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है एडिशनल इससे, क्योंकि मैं एडिशनल बता रहा हूँ थोड़ा सा, कई बार फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/t आया है यहाँ पे हमारे पास 1/1.38 एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.72 हर्ट्ज। ये हो जाएगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो। नेक्स्ट है इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you very much.